क्या कहेंगे? कि आज ये इस्लाम जिन खाना में मीटिंग ली गई है, तो इस पर क्या कहेंगे और आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? यहाँ पे जो ऑल इंडिया हमारे सुन्नत के मौलाना मोइन साहब हैं, उन्होंने कुछ अपने मौलाना उलमाए कराम हाजी अली के पेश इमाम और सब जगह के खानकाहों से इदारों से लोग आए थे, क्योंकि जो एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो बिल गवर्नमेंट लेके आई है हुकूमत, उसको गवर्नमेंट ने ही तजवीज़ दी कि ये जेपीसी में जाए, जिससे कि इसको पूरे डिटेल और डिस्कशन हो जाए। और इसमें 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हैं, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के हैं। 22 तारीख से इसकी बैठक शुरू होगी। वो 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको थ्रेड एंड वेयर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस समय बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था सदन में, लोकसभा में, उस समय कुछ ऐतराज़ जाहिर किया गया था। तो हमेशा होता है कि ऐतराज़ होता है, मिनिस्टर उसका जवाब देता, बिल पेश हो जाता, बिल पास हो जाता। लेकिन सरकार ने खुद पहल किया कि अगर हम इस वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट में कुछ रिफ़ॉर्म करने जा रहे हैं, तो इसलिए रिफ़ॉर्म कर रहे हैं कि जो कानून बने उस वक्फ की प्रॉपर्टी का आय आम लोगों को मिले, अल्पसंख्यकों को, अक़लियत के लोगों को, पसमानदा तबके के लोगों को, जो ख़वातीन हों, बहनें, बच्चे हों। तो जो बेसिक इसका एक बुनियादी मकसद है वो है। तो इसलिए ही मुझे लगता है कि और रायशुमारी हो जाए। अब उसी सिलसिले में मेरा मुंबई में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना मोइन साहब का कि उन्होंने काफ़ी लोगों को हुआ और बहुत कम समय में आए। मुझे एक ज्ञापन भी मिला, मैं उसको अपनी उस कमेटी के सामने रखूँगा। और मैंने महसूस किया कि फिर से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इन लोगों को जहमत दूंगा कि पूरे 31 लोगों के सामने ये बातें अपने मौलाना मोइन साहब हों, हमारे रिजवान साहब हों, मर्चेंट साहब हों, या और हमारे जो सभी मौलाना हैं, उनमें जितने लोग ज़रूरत होगी वो आएंगे और अपने इसूज को जो उन्होंने आज कहा वहाँ भी रखेंगे, जिससे कि हम सब लोग सब चीज़ों पर गौर करके उनके मद्देनज़र एक ऐसी राय पे पहुँचे, एक लॉजिकल कंक्लूजन पे, कि जिससे एक बेहतर कानून बन सके। देखिए, आज जो है जेपीसी के चेयरमैन जनाब जगदम्बिका पाल साहब जो तशरीफ़ लाए थे, और उनसे एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब ने और सैयद जमील रिजवी साहब ने, ये दोनों हजरात ने, एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब और सैयद जमील रिजवी साहब ने जो है वो औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से जो भी मामलात थे वो पेश किया है। एक ड्राफ्ट बना के 8 पेज का दिया गया है, और उम्मीद की जाती है इंशाअल्लाह कि जो हमारी बातें हैं औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से वो जेपीसी में पेश होंगी। किन मुद्दों पर आपकी आपत्ति है? देखिए, वो सारी तफसीलात जो है एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब और सैयद जमील साहब उन तफसीलात को जानते हैं, चूँकि आप लोगों का ताल्लुक़ औक़ाफ़ से रहा है। तो वो सारी तफसीलात जो है मेमोरेंडम की शक्ल में जेपीसी के चेयरमैन जनाब जगदम्बिका पाल साहब को दिया गया है। कहीं नहीं लगा कि कल ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की थी, आज ये मीटिंग थी, ऐसा नहीं लगा कि मुस्लिम समाज की तरफ से बटा हुआ है सब? देखिए, कल जो मीटिंग थी उसकी तफसील हमको नहीं मालूम, लेकिन जेपीसी के चेयरमैन की हैसियत से ये पहला प्रोग्राम जो है वो पूरे देश में जगदम्बिका पाल साहब ने उलमा के साथ किया है। आज जो मीटिंग हुई है पाल साहब के साथ, उसके अंदर जो कुछ भी एतराज़ात थे वो बयान किए गए, मेमोरेंडम वगैरह उनको दिया गया, और अपने मुतालबात रखे गए कि वफ़ की जो कुछ भी ज़मीन है वो मुसलमानों की दी हुई ज़मीन है, हुकूमत की ज़मीन नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी है कि अब जो नया कानून आ रहा है उसका नहीं मालूम कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है, और वो वाक़िफ़ के मंशा के ख़िलाफ़ उसके अंदर तमाम चीज़ें हो रही हैं। उसके साथ साथ ये भी रखा गया है कि 2 गैर मुस्लिम भी उसके अंदर मेंबर रहेंगी। तो
पाल साहब से बताया गया कि कौन सी ऐसी मंदिर है या कौन सा ऐसा गिरजाघर है या कौन सी ऐसे गैरों की इबादतगाह है कि जिसके अंदर इस किस्म के मुसलमानों को कुछ रखा हो, और शिक जो है वो भी नाकाबिल कबूल है कि कोई वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम शामिल हो। आज की जो मीटिंग हुई है जेपीसी के चेयरमैन साहब के साथ, ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा के सदर, ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा के सदर हज़रत अल्लामा मौलाना मोइन अशरफ साहब क़िबला और सैयद नूरी साहब क़िबला की मौजूदगी में मीटिंग हुई है। और वक्फ में जो तरमीम कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, उस ज़िमन में ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा की जानिब से किस में तरमीम होनी चाहिए और किस सेक्शन में तरमीम नहीं होनी चाहिए, ये तहरीरी तौर पर हमने आज जेपीसी के सदर साहब को दिया है। और जिसमें हमको आपत्ति है वो सेक्शन भी हमने उनको कोड किए हैं तहरीरी तौर पर भी, और उनके साथ डिस्कस भी किया है। तो यूँ समझिए कि आज हमने अपने तजावीज़ और एतराज़ात जो ऑब्जेक्शंस है वो तहरीरी तौर पे भी दिए, और डिस्कस में उनको बताया भी गया है कि ये यहाँ पे ये करना चाहिए इस सेक्शन में और यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए। जैसा हमारी जो ऑब्जेक्शन था फॉर्मेशन ऑफ द बोर्ड पे था, फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल पे है, फॉर्मेशन ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल पे है। तो यहाँ जो वो गड़बड़ हो रही है वो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान उसको पसंद नहीं करेगा। तो वो हमने सारी बातें तहरीरी तौर पे रखी है, और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में हमारी बात को समझा भी है, वक्त भी दिया है, और उन्होंने मतलब उम्मीद भी दिलाई है कि मैं पूरी कमेटी के साथ ये बातें रखूँगा, और उसके बाद में जो आपके ऑब्जेक्शन है या तजावीज़ है उस पर गौर किया जाएगा, लीगल एक्सपर्ट के ज़रिए उसमें उसको तकमील किया जाएगा। हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक ताला उसमें दुरुस्ती हो जाएगी, और वक्फ कानून जो आएगा अब नया अमेंडमेंट इंशाअल्लाह वो अच्छा ही होगा। देखिए, सबसे पहले तो पाल साहब को ये बताना ज़रूरी था, जो कि हमने बताया कि पुराना कानून ने 1996 का अमेंडमेंट तो ज़रूरी था। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हर कानून को चेंज करना चाहिए, सरकार जब चेंज करना चाहती है तो हम इस अमेंडमेंट को वेलकम करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो 44 अमेंडमेंट्स के अंदर, 44 पॉइंट्स के अंदर शायद इंक्लूडेड नहीं थी। तो हम लोगों ने कोशिश करके उसके दायरे को स्प्रेड आउट करके बढ़ाकर पाल साहब के साथ में डिस्कस किया। जैसे फॉर एग्जांपल जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज़ होता है, उस मिसयूज़ को रोकना। मेरे हिसाब से जो मैंने पाल साहब के सामने डिस्कस किया कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को आप 2 हिस्सों में बटा दीजिए। एक वो प्रॉपर्टी जो कि आज तक मिसयूज़ हो चुकी है, और एक वो प्रॉपर्टी जो अभी तक मिसयूज़ नहीं हुई है। तो आपके कानून को जो है वो सिर्फ जो अनयूज प्रॉपर्टी है उसको सेव करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जो प्रॉपर्टीज़ मिसयूज़ हो चुकी है, कई बरसों पहले मिसयूज़ हो चुकी है, आज उस प्रॉपर्टी को रिट्रीव करना, कानूनी दावपेच के साथ में पिटिशंस फाइल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड के अंदर आपका मैटर जो है वो कोर्ट के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ को, प्रॉपर्टी तो वही है, वक्फ ही है। वक्फ जब क्रिएट किया गया तो एक ऑब्जेक्टिव के साथ में क्रिएट किया गया। अब किसी ने अगर उस ऑब्जेक्टिव को कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया, एनक्रोच कर लिया, यूज़ कर रहा है, उस चीज़ को भी रिट्रीव नहीं किया जा सकता लिमिटेशन पीरियड की वजह से। तो हमने साहब को ये सजेशन दिए कि आपके कानून में कुछ ऐसा आना चाहिए ताकि वो जो प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप या जो स्टेटस वक्फ की है वो कंटिन्यू रहे। एक किस्म का रेवेन्यू जो है वो वक्फ को मिलता रहे, ताकि उस रेवेन्यू से जो ऑब्जेक्टिव बनी थी प्रॉपर्टी की और वक्फ करने की, उसको अचीव किया जाए। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में यूज़ हो, मेडिकल में यूज़ हो, बच्चों की स्कूल में फ़ीस में यूज़ हो। इन सब चीज़ों की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से कौम के एक पर्टिकुलर तबका, एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है ना वो पीछे रह गया है। मेडिकल इतना एक्सपेंसिव हो चुका है, एक इंश्योरेंस स्कीम निकाली जाए उन पैसों से, ताकि जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, तो इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू उसको कवर किया जाए। साहब ने बहुत ही पॉजिटिवली इस सजेशन को लिया है, उन्होंने नोट्स बनाई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि चेयरमैन साहब जो है वो अपने दूसरे 31 जो कमेटी मेंबर्स हैं उनके साथ में डिस्कस करके इस चीज़ को उन तक भी पहुंचाएंगे। और जब नया बिल बनकर आएगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर कवर होगी। एक और चीज़ जो मैंने साहब से डिस्कस की है कि जब नया कानून आता है और पुराना कानून जाता है, तो पुराने कानून की कुछ चीज़ें जो है वो नए कानून में सेव कर ली जाती है। जो पुराने कानून के अंदर जो एक्शन लिया गया है, जो पुराने कानून के अंदर जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया गया है,
जो पुराने कानून के अंदर कुछ लोगों की जो इलीगैलिटीज़ आइडेंटिफाई की गई है, वो नए कानून आने की वजह से उसका फ़ायदा उनको पहुंचना नहीं चाहिए। तो पुराने कानून के अंदर जो एक्शन लिया गया है उसके नए कानून के अंदर उसको सेव करो। जैसे अभी हमारा हमारे सीआरपीसी को जब उन्होंने रिपील किया तो बीएनएसएस लाया, तो सीआरपीसी का कुछ हिस्सा जो है उन्होंने सेव किया। तो मैंने साहब को रिक्वेस्ट किया है कि नए कानून के अंदर भी एक सेविंग क्लॉज होना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने मिसयूज़ किया है वक्फ को, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, तो उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट गो अनपनिश्ड। नए कानून के अंदर भी उस दायरे को लेकर आना चाहिए और उसके साथ में उसको डील करना चाहिए। और उम्मीद है कि जब नया कानून बनता है तो सेविंग क्लॉज आएगा। मुझे भी उम्मीद है कि नए कानून के अंदर भी सेविंग क्लॉज आएगा। वैसे बहुत सारी दूसरी सारी चीज़ें हैं, 2 घंटे के अंदर ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चेयरमैन साहब ने ये बताया कि यहाँ पर आकर उलमाओं के साथ में बैठ के, हम लोगों के साथ में बैठकर बहुत सारी चीज़ें उनको वो पता चली जिसके बारे में उनको पता नहीं था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब चीज़ें वो कवर होगी। और हमने ये भी ऑफ़र किया है कि आप जब हुक्म करेंगे हम दिल्ली आ जाएंगे आपके पास, आपके साथ में आके बैठेंगे। हमारे वक्फ बोर्ड के जो एक्स मेंबर थे मिस्टर आसिफ कुरैशी, उनको भी वक्फ के कानून के बारे में एक बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, मैंने उनका भी नाम सजेस्ट किया है। और इंशाल्लाह जैसे ही चेयरमैन साहब हमको बुलाएंगे हम दोबारा दिल्ली जाएंगे, उनके साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे। हमने रिप्रेजेंटेशन जो दिया है, ज़ाहिर है उस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ने के बाद में उनके जहन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो दोबारा मीटिंग होने के चांसेस है और हम तैयार हैं उसके लिए।